स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अर्थात अगर हम इसको हिंदी में समझें, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आता है, कोई तब्दीली आती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसी दशा में हम रिवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं संपत्तियों का और दायित्वों का। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में बताना चाहूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। तो इसी चीज के लिए जब कभी भी हमें किसी भी संपत्ति के ऊपर कोई लाभ होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब कभी भी कोई हानि होगी किसी संपत्ति पर हमें, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अर्थात सबसे पहले मैं आपको इसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो बताना चाहूंगा। जब कभी भी हमारे किसी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, अर्थात डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब कभी भी संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है, अर्थात किसी भी संपत्ति के मूल्य में जब कमी आती है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। जिस किसी संपत्ति के मूल्य में कमी आ रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको जो है क्रेडिट किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट हमने इसलिए किया क्योंकि संपत्ति के मूल्य में जब हमें कमी दिख रही है तो उससे हमें नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इन केस अगर हमारे एसेट्स के मूल्य में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज के बजाय अगर वहां पे इंक्रीज हो रही है, अर्थात बढ़ोतरी हो रही है किसी संपत्ति के मूल्य में, तो यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी एसेट जिसके ऊपर भी हमें वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, तो उसके नाम हम डेबिट कर देंगे, और साथ में हम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अर्थात जब कभी भी हमें लाभ होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी होने पे हमें लाभ हो रहा है, तो आप यहां देख रहे हैं कि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेरे द्वारा जो है यहां पे क्रेडिट किया जा रहा है। तो ये तो था एसेट्स का केस जो हमने समझा। अब हम लायबिलिटीज को समझेंगे। लायबिलिटीज को किस तरह से किया जाएगा। लायबिलिटीज में भी जो भी हमारी देनदारियां होंगी साझेदारी में, उसमें या तो वृद्धि होगी या कमी होगी जब भी हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो अगर लायबिलिटीज में कमी आती है तो इसको लाभ माना जाएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमें किसी का 1000 रुपए देना था, 1000 रुपए हमने किसी की देनदारी थी, अब वो 800 रुपए रह गई, कमी हो गई, तो हमें 200 रुपए का वहां पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जब कभी भी लायबिलिटीज के मूल्य में कमी आती है, अर्थात डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज जब कभी हो, तो हमें लाभ होता है। तो हमारी एंट्री बनती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, इसका कारण वही है क्योंकि जब कभी भी लायबिलिटीज के मूल्य में कमी आती है तो हमें लाभ हो रहा है, जिस कारण से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि हो जाए, अर्थात लायबिलिटी हमारी बढ़ जाए। इन दैट केस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और टू लायबिलिटीज जो भी वो देनदारी है उसको वहां पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस दशा में आप देख रहे हैं मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि अगर लायबिलिटी का मूल्य बढ़ेगा तो हमारी देनदारी बढ़ रही है, जिससे कि हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये थी बच्चों रिवैल्यूएशन की जो एंट्रीज हैं जो मैंने आपको यहां करवाई हैं, समझाई हैं कि किस तरह से हम जो है रिवैल्यूएशन करेंगे, पुनर्मूल्यांकन संपत्तियों और दायित्वों का करेंगे। उसके पश्चात एक और एंट्री हमें करनी होगी, जो लाभ अगर हुआ है रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन पर अगर हमें लाभ हुआ है तो उसे सभी साझेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अगर प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह से इस एंट्री के माध्यम से हम जो है जो भी लाभ हमें हुआ है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। इन केस अगर लॉस होता है तो हम इसकी अपोजिट एंट्री कर दी जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट को उस दशा में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाने जा रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें कि कैसे हम संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। यहां एक न्यूमेरिकल आपके पास दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, तीन साझेदार हैं, एक्स वाई और जेड उनका नाम है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, वो बराबर मात्रा में लाभ को बांट रहे हैं। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भविष्य में जेड विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, जेड जो है 1/5 हिस्सा उसको मिलेगा। ऑन द डे ऑफ चेंज फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, आपके पास बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में दी है। पहले वो बराबर बांट रहे थे, अर्थात तीनों में जो है 1/3, 1/3 और 1/3 जो है वो रेशियो था, लेकिन अब जो तीसरा वाला है उसको 1/5 मिलेगा। ये उसके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि क्रेडिटर्स जो है 18,400 है, अर्थात हमारे व्यापार की जो देनदारियां हैं वो 18,400 रुपए है। उसके पश्चात कैपिटल अकाउंट एक्स का है 12,500, वाई का भी 12,500 है और जेड का है 9,000 रुपए। कुल मिला के जो कैपिटल अकाउंट्स है उसका टोटल 34,000 बनता है। एसेट साइड में हमारे पास कैश में 6,000 है, डेटर हमारे पास 22,500 है, जिसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो रिजर्व्स है, रिजर्व बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स जो डेट्स जो है हमने बनाया हुआ है 4,000 रुपए का, और कुल मिला के हमारे डेटर 18,500 है। स्टॉक जो है वो 12,500 है, मशीनरी का मूल्य 5,400 है, बिल्डिंग हमारे पास 10,000 है। अब अतिरिक्त जानकारी में हम देखेंगे कि किस में हमें फायदा हो रहा है, किस पे हमें नुकसान हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि पुराना जो अनुपात था एक्स वाई और जेड का वो था 1/3, 1/3 और 1/3, लेकिन अब जेड को जो है 1/5 भविष्य में मिलेगा। तो अब हम संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। देखते हैं, बोलता है ऑन दिस डेट, अर्थात जिस तिथि को यह पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, बिल्डिंग्स हैव बीन वैल्यूड एट ₹15,000। जैसे कि आपने पहले सुना कि बिल्डिंग जो थी वो 10,000 की है, अब उसका मूल्य 15,000 हो गया, अर्थात उसके ऊपर हमें 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है, जिसको हम एडजस्ट करेंगे। दूसरी बात, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,500 रुपए, स्टॉक का मूल्य 12,500 रुपए पहले था, अब उसमें 1,500 रुपए की कमी आई है, ये हमें नुकसान हो रहा है संपत्ति पे। अब हमारा स्टॉक बच जाएगा 11,000 रुपए का। फिर उसके बाद बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपए से हमने जो डाउटफुल डेट्स हैं उनको, जो ऊपर जो रिजर्व बना हुआ है जो 4,000 रुपया है, उसको बोलता है 1,000 से कम करना है। ये भी हमें लाभ हो रहा है। पहले हमें उम्मीद थी कि 4,000 रुपए डूब जाएगा, अब हम देख रहे हैं कि वहां पे 4,000 नहीं डूबेगा, 3,000 रुपए डूबेगा। कुल मिला के अगर हम ये तीनों ही चीजें देखें, चाहे तो वो बिल्डिंग के ऊपर हमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है और साथ में हमें डाउटफुल डेट्स के ऊपर जो है वो 1,000 रुपए का लाभ हो रहा है। हाँ, बीच में जो स्टॉक है उसका मूल्य कम हो रहा है 1,500 रुपए, वो हमारे लिए एक हानि है। फिर बोलता है Past journal entries in the books of the firm regarding the revaluation of assets, prepare ledger accounts and balance sheet. Okay, तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रविष्टियां करनी है, जो कि वहां कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है किस किस चीज के ऊपर हमें फायदा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया गया। साथ में एक और प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको भी हम डेबिट कर देंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर हमें मुनाफा हो रहा है। बिल्डिंग के मूल्य में 5,000 रुपए की वृद्धि हो रही है, साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी हमें 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले प्रोविजन 4,000 था, जिसमें से कहा जा रहा है कि 1,000 की अब कटौती करनी है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और 6,000 रुपए टोटल कर देंगे। यहां हमने सिर्फ दो चीजों को डेबिट किया, क्यों? क्योंकि इन दोनों चीज के ऊपर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसके पश्चात इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। उसके पश्चात अब बात आती है कि एक संपत्ति के ऊपर हमें हानि हो रही है। जिस संपत्ति के ऊपर हमें हानि हो रही है उसके ऊपर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है वो संपत्ति, स्टॉक,
स्टॉक के मूल्य में हमें 1500 रुपए की हानि हो रही है, तो उसको जो है हम यहां पर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि स्टॉक के ऊपर हमें हानि हो रही है। इसकी डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको आप इस तरह से कर देंगे। उसके पश्चात अब आपने देखा कि तीन संपत्तियां हमारे पास, दो संपत्तियां हमारे पास दी हुई थी, एक प्रोविजन भी हमारे पास दिया हुआ था। हमें बिल्डिंग के ऊपर 5000 का मुनाफा हो रहा था, स्टॉक के ऊपर 1500 की हानि हो रही थी, और प्रोविजन जो डाउटफुल डेट्स के लिए हमारे पास है उसमें भी 1000 रुपए की कमी हो रही है, जो अपने आप में हमारे लिए फायदा है। उसके पश्चात अब आप यहां देखेंगे कि रिवैल्यूएशन जो है क्रेडिट किया गया है, यहां पर क्रेडिट किया गया है 6000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 1500 रुपए पे। इसका मतलब ये हुआ, साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं, कि हमें फायदा जो है वो 6000 का हो रहा है और नुकसान जो है 1500 को हो रहा है। 6000 में से 1500 रुपए को जब आप घटाएंगे तो बड़ी आसानी से आपके पास मिल जाएगा कि आपको 4500 रुपए का रिवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, जिसको आपने ट्रांसफर करना है सभी साझेदारों में। उसकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से रिवैल्यूएशन के ऊपर आपने 4500 जो है वो तीनों एक्स, वाई और जेड में बांटना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1:1। अर्थात इस 4500 को आपने तीन भागों में बांट देना है। 4500 गुना 1/3 ये आ जाएगा 1500 रुपए, ये चला जाएगा एक्स के खाते में, 1500 रुपए चला गया वाई के खाते में, और 1500 रुपए जो है वो जेड को भी हमने ट्रांसफर कर दिया। मैं एक बार फिर से यहां क्लियर करना चाहूंगा, ये 4500 कहां आया, कहां से आया? रिवैल्यूएशन 6000 जो है वो क्रेडिट हुआ था, उसमें से अगर आप रिवैल्यूएशन 1500 को जो है जो डेबिट हुआ है उसको हटा देंगे तो ये 4500 रुपए का प्रॉफिट है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये थी हमारे पुनर्मूल्यांकन की प्रविष्टियां। अब हम इसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी अकाउंट जो है वो टी शेप का होता है, इसके डेबिट में भी और क्रेडिट में भी दो दो खाने होते हैं। यहां आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये पहला जो खाना है वो होगा पर्टिकुलर्स का, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है छोटा सा बना सकते हैं। अब क्या क्या करना है हमने? सबसे पहले तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जिन जिन संपत्तियों के ऊपर हमें प्रॉफिट हो रहा है या जो जो दायित्व जिनके ऊपर कमी हो रही है उनको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय। सबसे पहले हमें बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट हुआ तो हम बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 5000 रुपया यहां पे लिख दिया जाएगा बाय। यहां पे बिल्डिंग के साथ साथ एक ही संपत्ति है जिसके ऊपर हमें फायदा हो रहा है, एक दायित्व भी है, एक प्रावधान है जिसके ऊपर कमी आ रही है। आप देखेंगे कि वो कमी कैसे हो रही है। 4000 का प्रावधान था, उसमें कमी करके उसको कम करके 3000 कर दिया गया है, तो उसको भी आप लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके ऊपर जो है हमें 1000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आपने ये देखा जिन जिन चीजों पे हमें फायदा हो रहा है, जैसे इस संपत्ति के ऊपर 5000 का मुनाफा हो रहा है और इस दायित्व के ऊपर कमी आ रही है, इसलिए ये भी हमें फायदा हो रहा है। अब हम यहां इस तरफ दिखाएंगे टू, कोई भी ऐसी संपत्ति जिसके मूल्य में कमी आ रही है, जैसे स्टॉक के मूल्य में जो है वो कमी आई है, तो लिख दीजिए उसको यहां पे बाय टू स्टॉक। कितने की कमी आई है? आपको मैंने पहले भी कहा था कि 1500 रुपए की उसमें कमी आई है। अब कुछ नहीं करना है, इस खाते को बैलेंस करना है। आपको बड़े आसानी से पता आपको चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 6000 बन गया और इस साइड का भी टोटल जब आप बैलेंस करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां जो है कमी 4500 की है, 4500 की है, जिसे जो है आप यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई और जेड। 4500 के 3 भाग आप करेंगे, बराबर मात्रा में बांटेंगे, तो इसको आप निकालने का तरीका जो है 4500 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, इसका 1500 एक्स को चला गया और 1500 वाई को चला गया और 1500 जेड को चला गया। इस तरह से जो है ये बच्चों आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो मैंने बनाया। इसको
मिटाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है। जिन जिन संपत्तियों के ऊपर हमें लाभ हो रहा है या जिन जिन दायित्वों के मूल्य में कमी आ रही है उन्हें क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, और जिन जिन संपत्तियों के मूल्य में कमी आ रही है या ऐसा समझ लीजिए कि जिन जिन दायित्वों में वृद्धि हो रही है उन्हें डेबिट में लिख दिया जाएगा। बाद में बैलेंस करके आपको पता चल गया कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो तीनों साझेदारों में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनके खातों में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपने बनाने हैं। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि ये भी टी शेप का ही होता है, लेकिन हर साझेदार का इसमें एक खाना अलग बनाया जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना देंगे। ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। उसके पश्चात अब आप देखेंगे एक्स वाई जेड हमारे पास तीन साझेदार हैं, तो तीन साझेदारों के लिए अमाउंट के कॉलम हमने अलग अलग बनाने हैं। इस तरह से सबसे पहले आप तीन छोटे छोटे इसमें भाग बना सकते हैं अमाउंट के, क्योंकि तीन जो है हमारे साझेदार है। ये पर्टिकुलर्स का खाना आ गया और ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड है। इसी तरह से यहाँ पे पर्टिकुलर्स का खाना आ गया और आपको तीन जो है अमाउंट के कॉलम जो है बनाने हैं, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में उसको हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का दिया हुआ है, मुझे याद आ रहा है 12,500 दिया है, y का भी 12,500 ही है और z का जो है वो 9,000 रुपए हमारे पास दिया गया है। कुल मिला के जो बैलेंस हमारे पास दिया है वो हमने तीनों के कॉलम में डाल दिया। अब जैसा कि हमने पहले भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है, जो भी उनके खातों में हमने डालना है अर्थात उनको जो उनकी वृद्धि उनको देना है, वो एक लौती चीज इस क्वेश्चन में है बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। वो दे दीजिए जो अभी अभी हमने निकाला, 1500 रुपए यहां डाल दीजिए, 1500 यहां दे दीजिए, 1500 ही तीसरे को भी दे दीजिए। बाकी और कुछ भी यहां पे नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन के बारे में ही बताया गया है और उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो एक्स के खाते में, वाई के खाते में और जेड के खाते में हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर यहां पे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे और वो कैसे निकलेगा इसका टोटल करेंगे हम। टोटल करने के पश्चात जो है ये आ गया 10,500, इस तरफ का जो है वो आ गया 14,000 और तीसरे वाले का जो है वो भी आया 14,000। इस तरह से ये जो हमारा खाता बना था ये हमने इसकी मदद से निकाल दिया। टोटल हम कर देंगे 14,000 यहाँ पे भी आ गया और ये आ गया 10,500। तो ये उनकी नई पूंजी एक तरह से निकल गई, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकल गया। ये आ गया यहाँ पे 14,000, यहाँ पे भी 14,000, वाई का भी आ गया और जेड का जो है वो 10,500। तो बच्चों ये मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से जो है हमने उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना है। आपने देखा कि ओपनिंग बैलेंस हमने क्यों यहाँ पे लिखा। हमारा यहाँ पे लिखने का कारण ये है कि जो भी कैपिटल अकाउंट होते हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में उतारा जाता है। इस तरह से आपने ये देखा कि ये ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ लिखा और जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है वो क्रेडिट साइड में लिखा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। हाँ, अगर लॉस हुआ होता तो हम इस तरफ इसकी प्रविष्टि करते, उसके बाद हम शेष निकालते। तो ये हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के नए शेष उनके निकल गए हैं कि पार्टनर्स का जो शेष है वो कितने हैं पूंजी के। अब हमें जो बनाना है बच्चों वो बैलेंस शीट का निर्माण करना है। ये जो बैलेंस शीट है आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में इसको बनाना सीखा है। सबसे पहले तो जो ये खाना है इसको लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, इस तरह से हम इसके चार खाने आप बना देंगे। ये हमारी बैलेंस शीट बनने जा रही है। अब इस तरह से आप किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं। जैसे हम लायबिलिटीज की साइड से पहले शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वहां हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए थे, उसको लिख देंगे हम क्रेडिटर्स, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज इसको 18,400 रुपए यहां पे शो कर दिया जाएगा। उसके बाद और कोई भी लायबिलिटी में हमारे पास कुछ भी नहीं दिया था तो कैपिटल अकाउंट्स आप लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट्स। यहां पे x भी आ जाएगा, y भी और z भी। जो अभी अभी हमने निकाला है, x का आया था 14,000, y का भी आया है 14,000 और z का आया था 10,500।
500, वो हम अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। अब एसेट साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें कैश दिया है जिसपे कोई तब्दीली नहीं है, ना तो कोई कमी है ना वृद्धि हुई है, तो हम उसको दिखा देंगे जितनी वो थी, 6,000 रुपए हमने वहां पे शो कर दिया। उसके पश्चात हमें बताया गया है डेटर्स के बारे में। डेटर हम लिख देंगे, डेटर्स दिए गए हैं हमारे पास 22,500, जिसमें उसने प्रोविजन बनाया है, रिजर्व बनाया है, पहले ही रिजर्व बना था 4,000 रुपए का, लेकिन यहां पे हम 4,000 नहीं दिखाएंगे, हम 3,000 दिखाएंगे, क्योंकि जब हमने पुनर्मूल्यांकन किया तो 4,000 के बजाय उसको अब 3,000 करने के जो हैं वो हमें यहां पे कहा गया है। इसको घटाने के पश्चात हमें यहां पे 19,500 जो है वो मिल जाएगा। ये हमारा जो डेटर का अमाउंट है वो हमने यहां पे दिखा दिया। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे एक और संपत्ति हमारे पास दी है स्टॉक, लेकिन उसका पहले का जो मूल्य था वो 12,500 था, उसमें से घटा दीजिए 1,500 रुपए जो उसके मूल्य में कमी आ गई है, अब उसका नया मूल्य जो है वो आ जाएगा 11,000 रुपए। एक और जो हमारी संपत्ति है वो है बिल्डिंग, जो पहले दी गई थी 10,000, लेकिन अब उसमें वृद्धि हो गई, तो जमा कर दीजिए 5,000 जितनी वृद्धि हुई और वहां दिखा दिया जाएगा 15,000 रुपए। उसके पश्चात हमारे पास एक और संपत्ति दी गई है वो है मशीनरी। तो मशीनरी जो है वो यहां दिखा देंगे, ना तो उसमें कोई वृद्धि हुई ना ही कमी आई, 5,400 रुपया जो है वहां पे शो कर दिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि जितनी भी हमारे पास संपत्तियां थी वो सारी हमने दिखा दी, लेकिन नए मूल्य पे दिखाई। जैसे हमने स्टॉक जो है नए मूल्य पे दिखाया, 11,000 रुपए शो किया, बिल्डिंग जो है 15,000 रुपए शो की, जबकि पुरानी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में हमारे पास उसका मूल्य 10,000 रुपए दिखाया गया था। मशीनरी का मूल्य हमने 5,400 ही दिखाया, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं आ रही है। अब हमें जो करना है वो बैलेंस शीट का टोटल करना है, और ये टोटल जो है हमारा यहां पे आ जाएगा 56,900। अगर आप इसको करके देखेंगे तो ये 56,900 आ गया, और इस तरफ का भी 56,900 आ गया। जब ये मिल गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं है। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन बच्चों हमने किया, जिसमें हमने संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया, हमने सीखा कि किस तरह से पुनर्मूल्यांकन की जो रोजनामचा प्रविष्टियां हैं, जो जर्नल एंट्रीज हैं वो की जाती हैं, उसके साथ साथ उन्हें कैसे लेजर अकाउंट्स यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे कैसे अंकित किया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। आपने ये जो सीखा ये वो दशा है जब संपत्तियों को नए मूल्य पर, अर्थात जब कभी पुनर्मूल्यांकन करने के बाद साझेदारों के बीच में यह सहमति बनती है कि हम जो पुनर्मूल्यांकन करने के बाद जो नए मूल्य आएंगे उन्हें पुस्तकों में दिखाएंगे। ये सारा कार्य उन दशा में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग को 15,000 में दिखाया गया है, अर्थात नए मूल्य पर दिखाया गया है। स्टॉक को भी 11,000 पे अर्थात नए मूल्य पे दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो था, जो बैलेंस शीट हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है उसमें 12,500 था, जबकि उसे जो है हम अब 11,000 पे दिखा रहे हैं। तो ये जो हमने किया ये था संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और संपत्तियों को उनके नए मूल्य पे दर्शाना।